जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। एक पिता कैसे बन गया अपराधी। ये कहानी नहीं, वो कटु सच्चाई है जो आजकल के सभी माता पिता गलती कर जाते हैं। इस कहानी का शुभारंभ दिल्ली में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से होता है। इस परिवार में आनंद नाम का एक पिता है, अनुराधा नाम की माता और उनकी पुत्री मोनिका है। आनंद एक फैक्ट्री में मुनीम के पद पर आसीन है। आनंद हमेशा एक सपना देखता है कि उसकी पुत्री की शादी किसी ऐसे अमीर खानदान में हो गई जहां पर वो राज कर रही है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है। अनुराधा हमेशा कहती है आनंद से कि अपनी हैसियत से ज़्यादा ख्वाब मत देखा करो। हम मात्र 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाले और तुम ख्वाब देखते हो अपनी बेटी की शादी के एक बहुत अमीर खानदान में। ये गलत है। तुम किसी दिन बहुत पछताओगे। लेकिन आनंद कहता है नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी एक अमीर खानदान में ही करूंगा। क्या होता है कि जब मोनिका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, बहुत अच्छी परसेंटेज आती है उसकी 90%, और संस्कारी लड़की थी, वह आगे पढ़ना चाहती। लेकिन आनंद कहता है कि नहीं बेटी, अब हमें गंगा स्नान करने दो। बस तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो जाए तो समझ लेंगे हमने गंगा स्नान कर लिया। लेकिन मोनिका आगे लॉ करना चाहती थी। चलो, कई जगह उसने पंडितों से बात कर रखी थी कि भाई कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। पंडित बताते भी थे, लेकिन आनंद को उस लेवल का रिश्ता नहीं मिल रहा था जहां पे वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। एक दिन पंडित जी घर पे आते हैं, आनंद से कहते हैं कि आनंद भाई, एक ऐसे घराने का रिश्ता आया है जो खानदानी रईस है। उनके पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है कि उन्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन सोच लो, क्या तुम उनकी हैसियत के अनुसार विवाह कर पाओगे? वो तभी मैं उनसे बात चलाऊं। देखो, मेरा जो है अपमान ना हो पाए वहां पे। आनंद कहता है कि पंडित जी, बस किसी भी तरीके से आप मेरी बेटी की शादी वहां करवा दीजिए। मुझे बिकना भी पड़ गया तो भी मैं इंतजाम करूंगा। अब पंडित जी लड़के वालों से बात करते हैं। लड़के वालों को एक संस्कारी लड़की की आवश्यकता थी अपने पुत्र के लिए, जो कि मोनिका थी। लड़के वाले जब लड़की को देखने आनंद के घर पर आते हैं तो आनंद उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से करता है, अपनी हैसियत से बढ़कर करता है।
लड़के की माँ जो थी वो थोड़ा बहुत तो अपने को दिखाती थी कि हाँ हम बहुत रईस हैं। उन्हें मोनिका पसंद आ जाती है। वो कहती है कि जैसी संस्कारी लड़की मैं चाहती हूँ वैसे सब गुण मोनिका के अंदर हैं। लेकिन आनंद भाई मुझे ये बताओ कि क्या आप हमारे अनुसार विवाह कर पाओगे? भाई खर्चा तो बहुत होगा, क्योंकि कम से कम 1,500 से 2,000 तो हमारे गेस्ट आएंगे और 5 स्टार होटल से कम में तो हम शादी कर नहीं सकते। तो बताओ खर्चा सहन कर पाओगे? तो आगे रिश्ते की बात बढ़ाई जाए। आनंद के ऊपर तो भूत सवार हो चुका था। उसने तो ये पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी लड़की का जो विवाह है मैं इसी खानदान में करूंगा। वो हामी भर देता है। लड़की की माँ कहती है कि कम से कम 50 तोले तो सोना चढ़ना चाहिए और एक बड़ी कार लड़के को। वैसे हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे रिश्तेदार देखेंगे तो कम से कम एक बड़ी कार होनी चाहिए। जब लड़के वाले चले जाते हैं तो आनंद की पत्नी आनंद से कहती है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करो, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए की शादी की बात है, कहाँ से इंतजाम करोगे? 15-20 हजार रुपये महीना तो तुम्हारी आमदनी है। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी की शादी तो इसी खानदान में करूंगा। अब कुछ दिनों बाद फोन आता है लड़के वालों का कि भाई शादी से पहले सगाई होनी चाहिए, और सगाई भी उनके बताए हुए होटल में ही होनी चाहिए। जब एस्टिमेट आनंद लगाता है तो कम से कम भी 5 से 6 लाख रुपए सगाई में लग रहे होते। उसकी पत्नी समझा रही होती है आनंद को कि आप जो है ऐसी गलती मत करो, अभी भी रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे उनके अनुसार। वो हैसियत में हमसे बहुत ऊंचे हैं। अपनी चादर से पैर बाहर मत पसारो, पछताओगे। लेकिन आनंद कहाँ मानने वाला था। उसने आज तक जो सपना देखा था उसे साकार होते हुए देखा था। अब आनंद अपने मालिक से बात करता है और पैसों का इंतजाम सगाई के लिए तो हो जाता है, और सगाई बहुत अच्छी तरह से होती है। अब शादी की डेट 30 दिन बाद की निकलती है। अब आनंद के पास केवल 30 दिन थे, और 30 दिन में उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना था। लेकिन आनंद पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कई लोगों से बात करता है, लेकिन कौन 2 से 2.5 करोड़ रुपए देगा? आनंद मान नहीं रहा था। एक दिन वो काम से लौट रहा था तो उसका एक बहुत पुराना बचपन का मित्र उसे मिल जाता है। वो आनंद को पहचान लेता है और आनंद के पास आके कहता है, आनंद भाई पहचाना मुझे? आनंद जब उसे ध्यान से देखता है तो समझ जाता है ये तो बिट्टू है, मेरे बचपन का दोस्त। वो कहता है कि यार बहुत समय बाद मिले, कई साल बाद मिले। बिट्टू कहता है कि आनंद भाई तुम मुझे परेशान लग रहे हो।
आनंद कहता है, हाँ भाई, मेरी जो पुत्री है उसका विवाह तय हो गया है, सगाई हो चुकी है और बहुत अमीर खानदान में रिश्ता हुआ है। विवाह में कम से कम भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो बिट्टू कहता है कि तुम इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? इतने बड़े खानदान में रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? आगे निभा पाओगे? तो आनंद कहता है, मैंने बहुत समय से एक ख्वाब देखा है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर खानदान में करूं। अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता। फिर बिट्टू आनंद से कहता है कि आनंद भाई, वैसे तो मैं तुम्हें नहीं बताता, लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान यहीं पर है। हम 7 लोग हैं जो चोरी, डकैती ये सब अंजाम देते हैं। अच्छा खासा पैसा हाथ लग जाता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो कोई बैंक रॉबरी ही करनी होगी। क्या तुम साथ दोगे? अगर तुम साथ दे देते हो तो समझ लो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आनंद ये बात भूल जाता है कि वो बहुत साधारण सा व्यक्ति है और उसने कभी भी ऐसे काम नहीं किए। वो उसमें हामी भर देता है। वो कहता है, ये मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे बेटी की विवाह का तो प्रबंध करना है। और फिर बिट्टू कहता आनंद से कि आनंद भाई, एक काम करो, सबसे पहले तो अपने घर पर भाभी को फोन करके कह दो कि तुम आज रात को नहीं आओ, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार करेगी और हमें तो पूरी प्लानिंग करनी है। तो आनंद कहता है सही है। आनंद कॉल करके बता देता है अपनी पत्नी को कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बाहर काम से जाना पड़ रहा है, मैं कल सुबह आऊंगा। आनंद अपने दोस्त बिट्टू के साथ उनके अड्डे पर चला जाता है, जहां पर 6 लोग और बैठे हुए थे। बिट्टू अपने दोस्तों को आनंद का परिचय देते हुए कहता है कि ये मेरे बचपन का मित्र है और ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसकी बेटी की शादी होनी है और बहुत अमीर खानदान में शादी हो रही है, तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की इसे आवश्यकता है। तो हमें कोई एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि इसकी बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि भाई, मैंने अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता किया है कि स्टेट बैंक में परसों 20 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जो सिक्योरिटी वैन में वो पैसा आएगा, उसमें उसके साथ कम से कम 4 या 5 तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, एक ड्राइवर है। लेकिन अगर हमने वो वैन लूट ली तो समझ लीजिए हर व्यक्ति के हिस्से में 2.5 करोड़ रुपए आएंगे। आनंद कहता है मुझे मंजूर है, प्लानिंग तैयार करो। वो सब प्लानिंग करते हैं कि कैसे वैन को लूटना है, और वो 3 दिन, मतलब परसों के एक दिन छोड़कर एक दिन, वो जो है उस जगह पर घात लगा के बैठ जाते हैं जहां से वैन गुजरती। अब क्या होता है, आज तक आनंद ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं था। वैसे तो सबने मास्क लगा रखा था और सबके हाथों में हथियार थे, तमंचे। अब क्या होता है, बिट्टू
ड्राइवर को गोली मारता है और वैन इधर उधर बहुत ही ज़्यादा वो एक डिसबैलेंस हो जाती है और एक खंबे से टकरा जाती है। उसके बाद बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको भी मार दिया जाता है और धन को लूट लिया जाता है। ये तो उनका एक तरह से आमतौर से काम होता ही था, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और किसी तरीके से क्या होता है, आनंद का मास्क उतर जाता है, जिस कारण आनंद उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में वहां के सीसीटीवी कैमरे को जब वो देखते हैं पुलिस वाले, तो उसकी जब निकालते हैं तो उसमें आनंद का चेहरा दिखाई दे जाता है कि कुल मिला के 8 लोग थे। अब ये व्यक्ति का जो है चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, बाकी 7 का नहीं दिखाई दे रहा। अब पुलिस वाले अपने मुखबिरों को इस काम पे लगा देते हैं कि जल्दी से जल्दी ढूंढो कि ये आदमी कौन है। कुछ समय ही लगता है और आनंद को एक व्यक्ति पहचान लेता है। अब क्या होता है, शादी का सारा इंतजाम अच्छी तरह से हो रहा था, होटल भी बुक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, खरीदारी भी हो रही थी। आनंद की पत्नी आनंद से यही बात पूछ रही थी कि भाई तुम इतने मतलब बड़ी अमाउंट का तुमने कैसे इंतजाम किया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन आनंद कहता है कि तुम कुछ मत सोचो, अब मेरी बेटी की शादी जो है एक अमीर खानदान में होने वाली है, इस बात की खुशियां मनाओ। अब पुलिस आनंद के घर तक पहुंच जाती है। जब आनंद के घर तक पुलिस पहुंच जाती है और आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस सारे के सारे मोहल्ले वाले देख रहे होते हैं, मीडिया भी आ जाती है कि जिस वैन में पैसा आ रहा था स्टेट बैंक का, उसे लूटने वालों में एक व्यक्ति ये भी था। बहुत बदनामी होती है, लड़के वालों तक बात पहुंच जाती है, लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। अब ये सदमा मोनिका बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो कमरे में जाती है और आत्महत्या कर लेती है, वो फांसी लगा लेती है। यहाँ पर आनंद जेल खाने में होता है और पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपने सभी साथियों का पता बतला देता है और सभी साथी पकड़ लिए जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर जब आनंद को पता चलता है कि उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है और उसकी पत्नी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। वो दो अपनी पत्नी और अपनी पुत्री की देह का अंतिम संस्कार करता है और वहीं पर उसे ऐसा सदमा लगता है कि वो पागल हो जाता है। वो कहने लगता है, अरे मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी का विवाह है, आप जो है
ध्यान रखिएगा, सबको आना है, पुलिस वालों से कह रहा होता है। हाँ, एक बहुत बड़े होटल में शादी है, आप सबको आना है। वो इस तरह से सबको कह रहा होता है, वो पागल हो चुका है। तभी तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी चादर से ज्यादा पैर मत निकालिए। जितनी हैसियत है उसी के अनुसार ही रिश्ता बनाइए। ये थी एक पिता की दुख भरी दास्तान। ये है एक पिता कैसे बन गया अपराधी, और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।